Hi guys, welcome back to my channel. So let's start our next chapter, which is chapter number 11, Governance and Social Responsibility in Business. So before we get into the chapter, let me give you a disclaimer note. जब हम इस चैप्टर को अपनी कप्लान की स्टडी टेक्स्ट में से देखेंगे तो इट हैज ऑलमोस्ट 16 to 17 पेजेस। तो ये चैप्टर देखने में ऐसा लग सकता है कि बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें रटने को, लर्न करने को, समझने को होंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं, ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल जनरल नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है, जो कि हमारी थ्रू आउट हमारी स्टडीज, थ्रू आउट हमारे एसीसीए और थ्रू आउट हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ये सारे रूल्स रेगुलेशन हम अपनी रियल लाइफ में लगते हुए देखेंगे। तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। चैप्टर की लेंथ को देखिए ऐसे मत समझेगा कि ये चैप्टर बहुत लंबा है या कुछ है। ये चैप्टर बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। तो इसको इजी करने के लिए, टू कट डाउन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, मैंने इस चैप्टर के सारे बेसिक पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक पीपीटी में कंपाइल कर दिए हैं। एंड इसके बेसिकली 3 लर्निंग चेक पॉइंट्स है। क्या तीन तीन लर्निंग चेक पॉइंट्स है? एक हमारा एजेंसी प्रॉब्लम, हमारी एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कमिटीज, इसके 3 ही लर्निंग चेक पॉइंट्स है इस चैप्टर के। ठीक है, तो एक एक करके हम इन लर्निंग चेक पॉइंट्स को देखते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? जो हमारी स्मॉल कंपनीज, जो हमारी स्मॉल फर्म्स होती हैं, जो हमारी फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स होती हैं, जहाँ पे हमारा ओनर जो हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है वही हमारे बिजनेस को मैनेज करता है, राइट। एक हम नॉर्मल, एक अगर हम एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा ओनर होता है वही डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस को देखता है। ठीक है, बिजनेस क्या, किस फील्ड में कैसे काम कर रहा है, क्या उसके आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसके टू टू फाइनेंस, टू फंड, सब चीजें हमारा एंटरप्रेन्योर खुद देखता है। ठीक है, बट बड़ी कंपनीज में क्या होता है, लार्ज एमएनसीज में क्या होता है, जो हमारे कंपनी के ओनर्स है, दैट इज द शेयर होल्डर्स, और जो हमारे कंपनीज के मैनेजर है, ठीक है, दैट इज द डायरेक्टर्स। ओके, द people who run these companies are called directors. Okay, directors are not the owners of the business, they are the managers of the business. Okay, they manage the business on a daily basis. Okay, तो जो हमारे ओनर्स होते हैं और जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इन दोनों के डिफरेंट होने से क्या होता है, जो हमारे ओनर्स है वो चाहेंगे कि बिजनेस जो है वो उनके इंटरेस्ट में काम करे, राइट। उनके इंटरेस्ट में काम करे मतलब उनको लार्ज कैपिटल गेन्स हो, उनको लार्ज डिविडेंड्स मिले, ओके, उनके शेयर्स के प्राइस बूस्टअप हो, ठीक है। बट जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो चाहेंगे कि कंपनी वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलाए, मतलब कि उनको ज्यादा सैलरीज मिले, उनको ज्यादा वेजेस मिले, उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ठीक है। उनको वो ऐसी डील्स में, ऐसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे जिससे उनको बेनिफिट हो, राइट। तो ये यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन द पीपल हु ओन द बिजनेस एंड द पीपल हु मैनेज द बिजनेस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। ओके, where the interest of the agent and the interest of the principal conflict. Okay, this is known as the agency problem. Possible areas of conflict, for example, fat cat salaries and benefits. जो मैंने बताया, जो हमारे मैनेजर्स है, जो हमारे डायरेक्टर्स है, वो चाहेंगे उनको ज्यादा सैलरीज मिले, उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले। वो ऐसे मर्जर्स, एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे जो कि उनको शॉर्ट टर्म में ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ठीक है। वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे जो कंपनी को मे बी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ना दे या लॉन्ग टर्म में कंपनी को लॉस पहुंचा सके। बट वो कॉन्ट्रैक्ट अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी को बेनिफिट करेंगे, ठीक है, तो वो ऐसे में एंटर करेंगे क्योंकि उससे हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे मैनेजर्स को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, राइट। सो दे ओवरलुक द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड दे keep their interest as a primary importance and enter in such contracts. Okay, so this conflict is an example of agency problem. The shareholders have to find ways to ensure that the agents act in their interest. Okay, so इस conflict को interest करने के लिए, इस conflict को इस कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, नो, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमें सिंपल स्ट्रेट डेफिनेशन दे रखी है हमारी ग्रुप में, हमारी बुक में, द सिस्टम बाय विच द कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। वो सिस्टम, वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स, वो पूरा स्ट्रक्चर जिससे हमारी कंपनीज डायरेक्ट होती है, ठीक है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड होती है और हमारी कंपनी कंट्रोल रहती है, हमारे डायरेक्टर्स कंट्रोल रहते हैं, हमारी कंपनी की ऑपरेशन, उसके वर्किंग, वो पूरी एज अ होल वो कंट्रोल रहती है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल द डायरेक्टर्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स। अब रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स से कैसे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कंट्रोल में रहेंगे? जब डायरेक्टर्स को सब कुछ बताना पड़ेगा, वो कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके साथ क्या कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। कुछ भी अगर हेवायर हुआ, कुछ भी अगर गलत लगा या कुछ भी फिशी लगा, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो उनको पिन पॉइंट करेंगे, वो उस चीज को पिन पॉइंट करेंगे एंड वो वही चीज वो रिजॉल्व होएगी या उसके रेमिडीज या वो चीज वही रोक दी जाएगी। तो हम डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द कंपनीज एक्टिविटीज फॉर एग्जाम फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एंड दस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जब हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, जब हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे मैनेजर्स को सब कुछ बताना पड़ेगा कि
कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, किसके साथ, कब, कैसे हो रहा है, ठीक है, कंपनी किस प्रोजेक्ट्स में आगे इन्वेस्ट करेगी, कंपनी का क्या आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो वो ऑब्वियसली हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ साथ हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कि जो चीज ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, उसमें जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये कंपनी सब कुछ बताती है, ठीक है, ये कुछ भी हाइड नहीं करती, ठीक है, इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। तो वो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टू इंक्रीज डिस्क्लोजर्स टू ऑल शेयर होल्डर्स, ठीक है, और ना ही सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए, बट सारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, राइट, हमारे एम्प्लॉयज के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमें सब टाइप के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। हमें एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि हम सारे रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं, सारे लॉज को हम अप्लाई कर रहे हैं, हम उनकी टैक्सेस टाइम पे दे रहे हैं, हम सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को ये इंश्योर करेंगे कि हम उनकी सारे डेट्स पे ऑफ कर देंगे टाइमली, उनकी सारी क्रेडिट पॉलिसीज, हम कोई भी कुछ भी वॉयलेट नहीं करेंगे, ठीक है, कस्टमर्स को कि हम एक सस्टेनेबल ग्रीन ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स रखेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स को, बट बाकी सारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए हमें हर तरीके का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टू इंश्योर दैट द कंपनी इज रन इन अ लीगल एंड एथिकल मैनर। जैसे कि मैंने बताया, सारे स्टेक होल्डर्स को देंगे, हम हमारी गवर्नमेंट को, सारी एजेंसीज को सब बताएंगे कि हम सारे लीगल और एथिकल रूल्स को हम कंप्लाई कर रहे हैं, हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं। टू बिल्ड इन कंट्रोल एट द टॉप दैट विल कैस्केड डाउन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम टॉप मैनेजमेंट पे ही ऐसे कंट्रोल्स, ऐसे पॉलिसीज, ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट सेट करेंगे जो कि हमारे हर लेवल पे, ना कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक बट ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पे भी रहें, ताकि पूरी की पूरी फर्म हमारी लीगल हो, एथिकल हो, कहीं भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, नीदर एट द टॉप और एट द बॉटम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एथिकल रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारे, हमारा अच्छा कंट्रोल होगा, एनवायरनमेंट होगा, हमारे अच्छे ऑपरेशंस होंगे। तो अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, तो इससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। एक तो बिजनेस सक्सेस होगी, ठीक है, इंप्रूव कंट्रोल्स एंड डिसीजन मेकिंग विल एड कॉर्पोरेट सक्सेस एज वेल एज ग्रोथ इन द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। ओके, तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ओके, हमारे पास कस्टमर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे पास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा, इंक्रीज फंडिंग होगी, इंक्रीज सेल्स होगी, तो ऑब्वियसली वील हैव बिजनेस सक्सेस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लाइक आई टोल्ड यू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल mean that investors are more likely to trust the company is being well run. This will not only make it easier and cheaper for the company to raise finance, but also have a positive effect on the share prices, right? Minimization of wastage. Like I told you, जब हमारी कंपनी में सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, सब कुछ वेल रन होगा, सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो देयर विल बी अ मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड हेल्प मिनिमाइज वेस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज करप्शन, रिस्क एंड मिसमैनेजमेंट। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अब जब हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बिफोर हैंड सब कुछ हम कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी लिस्ट हो, हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनना चाहेंगे, तो हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी अप्लाइड होंगे, तो हमारे लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फॉलोइंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन इज रिक्वायर्ड बाय मनी स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, एंड लिस्टिंग होने के लिए हमारे लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होना बहुत जरूरी है। अब जिस चीज के बेनिफिट्स होते हैं उस चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो अब इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। लॉस ऑफ बिजनेस वैल्यू कैन बी सीन एज मैनेजमेंट अगेंस्ट देयर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। हमने अपने इनिशियल चैप्टर्स में ही पढ़ा था, द मेन मोटिव, द मेन रिस्पांसिबिलिटी, द प्राइम मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, राइट। अब नाउ जब हम इतने सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे, लीगल डिपार्टमेंट अलग, एथिकल डिपार्टमेंट अलग, फिर उसका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, डिस्क्लोजर बनाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। तो इससे हमारी ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिससे हमारी वेल्थ मिनिमाइजेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, तो कंट्रोल में रहेगी। तो लॉस ऑफ बिजनेस वैल्यू, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैन बी सीन एज सोशली रिस्पॉन्सिबल, इट बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्रिएट्स मोर टैक्स रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। हम अ, अपने टोटल एनुअल प्रॉफिट्स पे हम एक टैक्स देते हैं, राइट। हम अपने प्रॉफिट परसेंटेजेस में से, हम अपनी अर्निंग्स में से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम अपना गवर्नमेंट को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब नाउ जब हमारा ये प्रॉफिट्स कंट्रोल हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, ओके, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देने के लिए, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, तो ये हमारे कंट्रोल हो जाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे वो भी कंट्रोल हो जाएगा। सो इट कैन बी सीन एज कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत कम कर रहे हैं, लाइक वी आर नॉट completely fulfilling our social responsibility. Okay, so minimization, increased cost of raw material. Like now, for example, we have a firm A and we have a firm B. Okay, now firm A is ethical, whereas firm B is unethical. ओके, हम एक ही तरह का प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, हम फर्म ए से भी खरीद सकते हैं एंड हम फर्म बी से भी खरीद सकते हैं, बट फर्म
क्योंकि हम एक एथिकल फर्म है, तो हम चाहेंगे कि हमारे ऑपरेशन, हमारे साथ जो भी एसोसिएटेड फर्म हो, जो भी एसोसिएटेड लोग, वो सब एथिकल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमें दे रहा है रुपीज 10 में, और ये हमें दे रहा है रुपीज 5 में, ठीक है। तो क्योंकि हम एक एथिकल फर्म है, और हम चाहेंगे कि हमारे एसोसिएशन सभी एथिकल फर्म्स के साथ, एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एथिकल इंडिविजुअल्स के साथ हो, तो हम फर्म ए से सामान खरीदेंगे। वेर एज अगर हम सामान बी से खरीदते तो हमें 5 रुपीज का मिल जाता। तो दिस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ आर रॉ मटेरियल, ओके, हैविंग टू रन अवे फ्रॉम द बिजनेसेस। सेम वही चीज है, हमारे पास चॉइस ऑफ सप्लायर्स, चॉइस ऑफ एसोसिएशंस, ओके, वो कम हो जाएंगी। कैसे कम हो जाएंगी? हम सबसे पहले तो डिवीजन हम अपनी शॉर्ट लिस्टिंग किस हिसाब से करेंगे? एथिकल और नॉन एथिकल के बेसिस पे करेंगे हम अपना अ, जो भी हम अपना शॉर्ट डाउन करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। हम अपनी फर्म्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? एथिकल एंड अनएथिकल के बेसिस पे, राइट। तो इससे हमारे चॉइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो वील रन अवे फ्रॉम द बिजनेसेस, ठीक है। इंक्रीज मैनेजमेंट टाइम। अब दिस increase disclosure, compliance with the laws and regulations, okay, running the business in an ethical manner takes a lot of time. Many uh, rules and procedures needs to be kept in mind. Many policies need to be enacted in order to ensure that the company is running in an ethical manner at all levels of business, and the firm is compliant with all the rules and regulations. So it takes up a huge management time, okay, the time which the management could have spent in other strategic decisions, okay, the management is now spending that time in making sure that the business is ethical, so it increases the management time, okay। So अब now types of directors, okay, हमारे कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं हमारे बोर्ड में? कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं? बेसिकली वी हैव two types of directors, okay, one is the executive and one is the non executive, right। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो हमारी डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी को लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे बिजनेस में क्या हो रहा है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या करते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दे डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड दे डू नॉट टेक मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल हमारा सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ठीक है, दीज all these people are the employees of the organization and have managerial responsibility, okay, they daily report to the office and they take part in the day-to-day running of the business, okay, whereas the non-executive directors, they does not take part in the day-to-day activities of the business, okay, hence their say in the board meeting is more than the executive directors, okay, because they act as a watchdog, as a fault finding person in the decisions of the executive directors, okay. The role of NED is strategic. NEDs needs to constructively challenge and contribute to the development of strategies, like I told you. They challenge, they find faults, okay, they act as a watchdog in the decisions made by the executive directors, okay. Performance. NEDs should scrutinize the performance of the management in the meeting agreed goals and objectives, and monitoring senior management. Okay, they monitor, they scrutinize their performance, they evaluate their performance, whether the organizational goals are being met or not. Risk. NEDs should satisfy themselves that the financial information is accurate and that the financial control and system of risk management are robust. Okay, they check whether the financial statements are true or fair or not, or whether the risks of the organization are being completely taken care of or not. People NEDs are responsible for determining appropriate level of remuneration for executive and have a prime role and appointing where necessary, removing the senior management in succession planning. Okay, they are the people who appoint the executives. Okay, they are the people who check the work of these executives, and if necessary, they are the people who remove these executives. Okay, now independence. Now अब NEDs जब हमें पता है कि NEDs पे इतना important रोल होता है, तो उनकी इंडिपेंडेंस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो इंडिपेंडेंस, एनईडीज की इंडिपेंडेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इंडिपेंडेंट है हमारे एनईडीज? उनका हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, या सीनियर मैनेजमेंट के साथ, चेयरपर्सन के साथ, किसी के साथ भी कोई हमारा उनके साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये चेक पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अप्लाई करते हैं, ये अगर हमारे सारे क्राइटेरिया क्लियर होते हैं, तो हमारी इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट होती है, ठीक है। हमारी इंडिपेंडेंस इफेक्टिव होती है एंड हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी easily carry out कर सकते हैं। The NEDs must not have been an employee of the company in the last 5 years. अगर एक NED आज अपॉइंट हुआ है, अगर एक NED आज अपॉइंट हुआ है, तो लास्ट 5 years में, ओके, लास्ट 5 years में वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए।
ठीक है, or else there are high chances that he might be familiar with all the senior management people in the company or the employees of the organization, or well versed with what are the control system, okay, and what are the loopholes in those control systems, okay, or what are the mindset, or what is the mindset of the people in the managerial level, okay, what are the mindset of the executives of the company, okay, so he might get influenced, okay, his decision might be influenced in the favor of those executives, okay, have had a material interest in the company in the last 3 years. The no executive director should not be the employee of the organization. Along with that, he should not have any material interest in the company. Okay, he should not have any shares or be a part of any pension plan scheme, or have his remuneration in the form of percentage of profits in the company. Okay, in the last 3 years, पहले भी नहीं होना चाहिए, और आगे भी नहीं होना चाहिए. Okay, लास्ट 3 इयर्स में उसका कोई मटेरियल इंटरेस्ट, बिजनेस मटेरियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन मॉनेटरी फॉर्म. बिजनेस मटेरियल इंटरेस्ट मतलब मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, पार्टिसिपेट इन द कंपनी शेयर ऑप्शन और पेंशन स्कीम, लाइक आई टोल्ड यू, ये इसी की एक्सटेंशन है, इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है. हैव क्लोज टाइज विद द कंपनीज डायरेक्टर्स और सीनियर एम्प्लॉयज. एज आई टोल्ड यू, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा सीईओ है तो उसकी वाइफ ही हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या उसका सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. Serve as the entity for more than 9 years in the same company. More than 9 years, क्यों? Because there are chances of familiarity. Okay, 9 years is quite a prolonged period. ठीक है, इतने में अगर हम किसी से रोज नहीं भी मिलते on a regular basis, okay, in a proper interval भी अगर हम मिलते तो it's very natural कि हम उनको जानने लग जाएंगे, उनको पहचानने लग जाएंगे. So should not serve for more than 9 years in the same company. Along with that, the half of the board, okay, if there are 10 people in the board of a company. Okay, 10 people are the board of directors. So almost at least five, that is, at least five people should be the non-executive directors. And if it is a small company, then at least two. Okay. One of the independent entities should be appointed as a senior independent director. They are available to be contacted by the shareholders who wish to raise matters outside the normal executive channel of communication. Okay. Amongst these five people, or among these two people, one will be a senior independent director whom the shareholders can contact and take information privately, okay, without following the normal executive channel of communication. Executive and non-executive directors would typically be required to stand for re-election by the shareholders every 3 years. NEDs who have been in the company for more than 9 years must must stand for re-election on an annual basis. Okay. Now the last topic of this chapter. अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कॉर्पोरेट एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है. वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल टॉपिक. ओके, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? एजेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से. ओके, एजेंसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, कंट्रोल के लिए, इंडिपेंडेंस इंक्रीज करने, हमारे कॉन्फिडेंस ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए. ओके, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, और टाइप ऑफ हमने डायरेक्टर्स देखे, राइट. अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक विच इज द कमिटीज. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्लियर कट टॉपिक. ओके, कमिटीज क्या होती है? नॉर्मली अगर हम कहीं देखते हैं, ठीक है, तो कमिटीज क्या होती है? कमिटीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, एडमिनिस्टर, डिस्कस एंड मेक रिपोर्ट्स एंड डिसाइड ऑन अ सर्टेन टॉपिक, ओके, और ऑन अ सब्जेक्ट मैटर. ओके, तो पर्पस क्या होता है कमिटीज का? टू मेक डिसीजंस. ओके, वो इकट्ठा होते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और एक डिसीजन पे वो आते हैं. ठीक है, दे कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है, तो उसमें सब टीचर्स को बुलाएंगे. फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन के लिए हमें करना है डिसाइड. ओके, तो हम सब टीचर्स को बुलाएंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर डिसीजन बनाएंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स वाली टीचर से अलग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, यूनिफॉर्म की अलग, म्यूजिक की अलग, डांस की अलग, थिएटर की अलग. ओके, कोऑर्डिनेट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कौन कौन बच्चा पार्ट लेगा, कौन से स्टैंड के बच्चे पार्ट लेंगे. रिसर्च एंड रिकमेंडेशन. ठीक है, हम रिसर्च करेंगे क्या नए टॉपिक है, किससे हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, राइट. ब्रेन स्टॉर्मिंग, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेके आएंगे. एंड डिसिप्लिनिंग. ठीक है, कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कुछ गलत है, तो हम उसको डिसिप्लिन करेंगे. सो दीज आर द बेसिक पर्पस ऑफ अ कमिटी. नथिंग टू लर्न अबाउट. ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज. नाउ देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ कमिटीज इन अ कंपनी. ओके, वन इज द executive committee, one is a standing committee, an ad hoc committee, and a subcommittee. Okay, by the name suggests executive committee that works on a day-to-day basis. Okay, that works on a daily basis on a number of activities.
नाउ स्टैंडिंग कमिटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमिटी भी परमानेंट कमिटी होती है, बट ऑन अ स्पेसिफिक, इट हैज अ स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ओके, स्पेसिफिक पावर्स होती है उसके पास, ओके। नाउ एड हॉक कमिटी क्या होता है? जो कि एज इन व्हेन नीड पड़ी हम उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्रॉड, दिस को फ्रॉड इन द कमिटी, तो हम एक फ्रॉड के लिए कमिटी, एक हम जब हमें नीड पड़ेगी हम तब उसको एस्टैब्लिश कर लेंगे, हम तब उन लोगों को अपॉइंट करेंगे जब हमें उनकी नीड पड़ेगी, ओके। And a subcommittee, a committee under a committee, known as a committee, right? तो अब इससे क्या एडवांटेजेस होंगे? ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स विद नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ गिवन, ओके। हम आ, जितने भी एक जैसे लोग हैं, ठीक है, एक जैसे स्किल्स के, एक जैसे एक्सपीरियंस के, एक जैसे नॉलेज के लोग हैं, ठीक है, हम उनको इकट्ठा करेंगे और उनको उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से हम उनको काम अपॉइंट कर देंगे, लाइक जो फाइनेंस के लोग हैं उनको फाइनेंस टीम में डाल देंगे, फाइनेंस कमेटी में डाल देंगे, ओके। जो एचआर के हैं उनको एचआर में डाल देंगे। तो ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द इंडिविजुअल्स विद similar skills or knowledge, okay, tends to be tends to slow the decision making process, okay। slow decision making process से क्या होगा? जल्दी जल्दी में लेने वाले डिसीजन को हम जिनसे गलती हो सकती है हमारे फ्यूचर में, जिससे हमारे फ्यूचर में कोई पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, उसका रिस्क हम कम कर दें, ओके। सो स्लोज डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन आर टेकन decisions taken are more likely to be accepted by the organization, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 लोगों से कंसल्ट करने के बाद लिए जाएंगे। जो डिसीजंस ऐसे होंगे वो डिसीजन ज्यादा रिलायबल होंगे, ना कि उन डिसीजन से जो कि कुछ 2-3 लोगों से कंसल्ट करके लिए जाए, राइट। 10 people may make a much more reliable decision than the people than a group of 2 to 3 people, right, that or a single person. So these decisions are tend to be more widely accepted. More people are involved in the decision making process, increase leading to increased motivation, right? जब हम बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करेंगे, कई ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को अप्रोच किया जाता है फॉर मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस बीइंग टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉय मोरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ डिसएडवांटेजेस, since the decision making process tends to slow down, it may lead to loss of valuable opportunity, ठीक है, and perhaps increase the cost, right? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट नो इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। हम किसी एक बंदे की जाके गर्दन नहीं पकड़ सकते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। द होल ऑर्गेनाइजेशन विल सफर एज अ होल, राइट। मेंबर्स ऑफ द कमिटी में विश टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हर कमिटी चाहेगी कि उसका अगर उसका डिसीजन, उसका कमिटी गोल मीट हो, ठीक है। दूसरी कमिटीज में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रही है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। एंकर चाहेगी कि वो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करे, राइट। उसको कोई मतलब नहीं है हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस है कि नहीं है, फाइनेंस टीम क्या कह रही है, ठीक है। तो हम अपनी सोच को ऊपर रखेंगे, सो दिस में लीड कंफ्लिक्ट, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ कमिटीज, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कमिटीज दैट वी हैव टू डिस्कस इन द चैप्टर। वन इज द रेम्युनरेशन कमिटी, second is the audit committee, third is the nomination committee, and fourth is the public oversight, right? नाउ रेम्युनरेशन कमिटी, बाय द नेम सजेस्ट रेम्युनरेशन डिसाइड होता है इससे किसका रेम्युनरेशन डिसाइड होता है? इसका रेम्युनरेशन डिसाइड होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, ठीक है। और इसको कौन डिसाइड करता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, द रेम्युनरेशन कमिटी इज सोलली मेड अप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु डिसाइड द पे ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ओके। एंड द अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का पे तो डिसाइड हो गया, अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का पे कौन डिसाइड करेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का पे डिसाइड करेंगे द बोर्ड एज अ होल। The whole board of directors decides the pay for the non-executive director. Okay. Now audit committee. Audit committee क्या होती है? बेस सिंपल है, जो ऑडिट करती है, हमारा इंटरनल ऑडिट करती है। द ऑडिट कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द external auditor and the internal audit department, okay। So an audit committee consists of independent entities who are responsible for monitoring the company's internal financial control and integrity of the financial information, financial statements, right? Like I told you, it acts as an interface between both the internal and the external auditor and the board as a whole. Okay. Now, audit committee की क्या responsibilities होती है? Reviewing the accounting policies and financial statements, ठीक है? Reviewing the system of internal controls and risk management, agreeing the work agenda of the internal audit department as well as reviewing the result of the internal audit work। internal audit department हमारा independent है कि नहीं है, effectively काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका क्या work agenda है, वो सब हमारा audit committee decide करती है। making recommendations to the board, ठीक है। ऑडिट इंटरनल ऑडिट कमिटी ने कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करी हमारे इंटरनल कंट्रोल्स में,
तो वो हमारी जाके हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगी, लाइसिंग विद द एक्सटर्नल ऑडिटर इन पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ द external auditors independence and objectivity as well as the effectiveness of the audit process, like I told you, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना, ठीक है। तो अपॉइंट करने में सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई कोई ऑडिटर है उसको अपॉइंट कर दिया, उसके पूरा बैकग्राउंड चेक, उसका पूरा एक्सपीरियंस चेक होता है, तो वो सब हमारा ऑडिट कमेटी, राइट। नॉमिनेशन कमेटी, अगेन नॉमिनेशन कमेटी बाय द नेम सजेस्ट नॉमिनेट करेगी, किसको नॉमिनेट करेगी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। किससे बनेगी, हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर नॉमिनेशन कमेटी, वेरी सिंपल, क्लियर कट, स्ट्रेट, ठीक है। कुछ इसमें रटने वाली चीज नहीं, नाम से पता चल रहा है कौन सी कमेटी क्या करेगी, वेरी सिंपल। नाउ कम्स द पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड। पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड क्या करेगी, पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड ये देखती है कि हमारी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी पब्लिक को नेसेसरी पता होनी चाहिए, पब्लिक माने कि हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, राइट। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, द पार्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ओके, द पब्लिक, okay, has the right to know everything what is happening in the business, okay. The customer has the right to know that what is happening in the business, the suppliers, our investors, everybody is a part of public and they have the right to know that what is happening in the so, so the Public Oversight Board ensures that the all the necessary information is being published in the annual report and the financial statements, and these reports and financial statements are made available to the public as and when required. Okay, they make sure, okay, that these annual reports and financial statements are available on the public sites, okay, at their ease. Okay, in UK, the company's house is responsible for making sure that these annual reports are available to the interested parties. Okay, but different countries may have different regulatory bodies that are responsible for this role. But for now, we are concerned about UK. So in UK, it is the company's house. Okay, some countries or industries have set up public oversight board. These organizations monitor whether organizations are complying with the relevant rules and regulations and take actions against those who fail to meet these required standards. Now, the chair and the secretary, okay, a key person in the board of directors, okay, in the board of directors is the chairperson and its secretary, okay. For example, if there are five executive directors and five non-executive directors in a board meeting, okay, in a board meeting, okay, so it is very natural that they might have a conflict, okay, upon a certain decision they might have a 50-50 vote, okay। अब 50-50% दोनों के पास वोटिंग होगी, तो ऑब्वियसली किसका डिसीजन हम मानेंगे, ठीक है। दोनों ही कह रहे हैं कि दोनों का ही एक सर्टेन डिसीजन पे 50% लोग कह रहे हैं हाँ, 50% लोग कह रहे हैं ना, तो अब इस कंफ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा, इट इज द चेयर पर्सन हुज वोट विल बी द फाइनल से, ठीक है। अगर वो कह देगा हाँ, तो वैसे फॉलो होएगा, अगर वो कह देगा ना, तो वैसे फॉलो होगा। अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ होगा, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वोट बढ़ जाएगा, इट विल बी 51, राइट। दे हैव दे विल नाउ हैव 6 people with them in their favor, okay, and these will only have 5, okay। So एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का डिसीजन रूलिंग होगा, और अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ होगा, तो इनका वोट रूलिंग होएगा, राइट। सो द चेयरपर्सन एक्ट एज अ टाई ब्रेकर पर्सन इन the board of directors, okay। So responsibilities of the chairperson, keeping the meeting on schedule and agenda, okay। chairperson वो person है जो कि हमारे मीटिंग का एजेंडा फिक्स करते हैं कि हमें किस चीज पे डिस्कस करना है, किस चीज पे डिसीजन लेने हैं, ओके। चेकिंग एंड समिंग अप द मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ओके। हम मीटिंग खत्म होने के बाद एक बोर्ड मिनट्स इशू होते हैं सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, ओके। इट दीज आर पब्लिश्ड इन द कंपनीज वेबसाइट, ओके, इन द एनुअल रिपोर्ट की इस डेट को ये मीटिंग हुई और इस डिसीजन के बारे में ये डिसीजन लिया, ओके। तो उन सब चीजों को वो चेक करेगा, समिंग अप, लाइक आई टोल्ड यू, फाइनल जो वर्डिंग देगा वो हमारा चेयरपर्सन देगा। इम्पार्शियलिटी, ठीक है, वो इम्पार्शियली 50-50% दोनों को असेस करेगा और फिर अपना स्टैंड बताएगा, ठीक है, एंड मेंटेनिंग ऑर्डर। अब जब दोनों के पास 50% ऑफ वोट होगा, तो दोनों लड़ेंगे कि हम हमारा डिसीजन रूलिंग होना चाहिए या हमारा डिसीजन रूलिंग होना चाहिए, तो उस कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन को हमारा चेयर करेगा, ठीक है। अब इस चेयर पर्सन को असिस्ट करने के लिए कौन होता है, हमारा सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी क्या करता है, बिफोर द मीटिंग जब हमारा चेयर पर्सन हमारे एजेंडा को, हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन को डिसाइड कर लेता है, और तो हमारा सेक्रेटरी क्या करता है, हमारा डेट, बुकिंग ऑफ द वेन्यू एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द एजेंडा करता है, ठीक है। हमारा कहाँ मीटिंग होगी, कब मीटिंग होगी, ठीक है, और हम सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है हमारा सेक्रेटरी, ओके।
ड्यूरिंग द मीटिंग असिस्टिंग द चेयरपर्सन कैसे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनाना, ठीक है, मेकिंग नोट्स, ठीक है, एंड एडवाइजिंग द चेयरपर्सन ऑन द पॉइंट्स ऑफ प्रोसीजर्स। चेयरपर्सन क्या क्या कर सकता है वो सब हमारा सेक्रेटरी बताएगा, ठीक है, सेक्रेटरी को एडवाइस करेगा। एंड आफ्टर द मीटिंग प्रिपेयरिंग द मिनट्स, ओके, मिनट्स जैसे कि मैंने बताया था, हमारे बोर्ड मिनट्स जो हमारे इशू होते हैं वो हमारा सेक्रेटरी इशू करता है, ठीक है, एक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग सब लोगों को बताना कि ये डिसीजन हमने फाइनल किए, एंड डीलिंग विद correspondence, किसी को कोई डाउट हो कुछ हो तो वो हमारा सेक्रेटरी हमारा रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल विद द टॉपिक ऑफ कमिटीज। कमिटीज हमने पढ़ा क्या हमारी कमिटीज होती है, उनका क्या पर्पस होता है, कितने टाइप की कमिटीज होते हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, और हमारे 4 टाइप्स की कमिटीज को डिस्कस किया, ठीक है, चेयरपर्सन और सेक्रेटरी को डिस्कस किया। उसके बाद 3 बहुत छोटी-छोटी सी डेफिनेशन बचती है हमारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, स्टेक होल्डर नीड एनालिसिस और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ पढ़ा है, ठीक है। इवन अ स्मॉल चाइल्ड नो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इज ऑपरेटिंग इन सच एनवायरनमेंट और यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर नीड। जो सस्टेनेबिलिटी हम शायद फर्स्ट क्लास की डेफिनेशन में पढ़ते थे, वही सस्टेनेबिलिटी हम आज भी पढ़े, राइट। It is very simple. Organization should use the resources in such a way that it does not compromise the need of the future needs. Okay. एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि हर एक सिटीजन, ठीक है, एवरी पर्सन लिविंग इन अ कंट्री हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर every company operating in a corporate environment also has a social responsibility towards the environment, okay, which is known as corporate social responsibility, right. Corporate social responsibility refers to the idea that the company should be sensitive to the needs and the wants of all the stakeholders rather than just the shareholders, okay। हमें सब चीजों के सब लोगों की नीड्स के लिए केटर करना चाहिए, हमें सब लोगों की नीड्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए वाइल रनिंग द कंपनी, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि हमारे शेयर होल्डर्स ही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सिर्फ शेयर होल्डर्स को लायबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों की नीड्स को देखेंगे, ठीक है, हम कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, गवर्नमेंट को, हमारी एनवायरनमेंट को एज अ होल सपोर्ट, ठीक है। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करेंगे बट वी विल ऑल्सो लुक एट प्रोवाइडिंग फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस, ओके। तो हमने सबके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन टू मैक्सिमाइज पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन द स्टेक होल्डर्स while minimizing the negative impact, okay। एंड स्टेक होल्डर ये हम कैसे करेंगे, स्टेक होल्डर नीड एनालिसिस से, ठीक है। हम ये देखेंगे कि किसको किस चीज की जरूरत है, किसकी नीड्स हमारे लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इट इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। ये हमें कैसे हम डिसाइड करेंगे, स्टेक होल्डर नीड एनालिसिस से, ठीक है। दिस इज फर्दर डिस्कस इन द फर्दर सब्जेक्ट्स बट अभी हमें यही जस्ट नेम हमें याद रखना है, ठीक है, स्टेक होल्डर नीड एनालिसिस है। फर्दर हम 4 हम कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, नीड्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, बट ये फ्यूचर सब्जेक्ट्स में है। तो स्टेक होल्डर्स की नीड्स को कैसे हम कैटर करेंगे, स्टेक होल्डर नीड एनालिसिस से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लोजली लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बोथ emphasis environment preservation, recycling, and renewable plans. Sustainable development refers to the primary issues of environmental impact and economic justice, while corporate social responsibility encompasses broader concerns such as the company's charitable contribution and the role in the community. Okay, like I told. With this, we come to the end of the chapter. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्वीट, बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड चैप्टर है, इसमें रटने वाला या बहुत याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। So we'll quickly look at the plan exam kit questions. So now let's quickly discuss the exam kit questions. Okay, so we have questions from 137 to 153. So now let's just quickly discuss these questions. Okay, question number 1 or 137. Okay, where there are large number of external shareholders who play no role in the day-to-day running of the business. There is a situation that is described as detachment control ownership, uninvolved external ownership, dividend based shareholdings, or separation of ownership or control. So this is the definition that we studied exactly in our PPT, which is separation of ownership and control. The agency problem, next question, the agency problem refers to which of the following situations? Shareholders acting in their own short-term interest rather than the long-term interest of the company? Definitely not. A vocal minority of shareholders expecting the directors to act as their agents and pay substantial dividends? No. Company reliant upon substantial government contracts such that they are effectively agents of the government? No. The directors acting in their own interest rather than the shareholders' interest. This is exactly what we
studying the PPT. A small request, हम elimination method जितना ज़्यादा use करेंगे ना to attempt these MCQs in the exam, the more it will be easier for us to choose the correct option. Okay. Next question. To encourage executive directors to operate in the best interest of the shareholders, they could be given high salaries, receive share option based on both individual and company's performance, be entitled to large payments upon resignation or termination, be asked to attend the AGM. So सबसे ज्यादा suitable option जो है वो इसमें बी लग रहा है. Okay. Question number 140. Corporate social responsibility refers to the idea that a company should play an active role in the social life of the local neighborhood, be sensitive to the needs of all the stakeholders, be alert to the needs of all the employees, act responsibility in relation to the shareholders' overall need, not just their financial needs. So, जो हमने exact definition corporate social responsibility के बारे में वो है B, to be sensitive towards the needs of all stakeholders. Okay. Now the next question, which is question number 141. Which of the following would best describe the concept of sustainable development? Starting the business on a developed country where economic climate are conducive to trade, the development which meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their needs, sustainable, sustaining the production at the level of maximum capacity, and developing the business by signing long-term contractual supplies. Exact definition, हमने exact line पढ़ी थी अपने PPT. Okay. Modern view on corporate social responsibility is a way to further a company's business and attract additional shareholders. It is necessary to it is necessary to reduce product liability claims. A company must give part to its profit to charity. Social responsibility is incompatible with the objectives of maximizing the shareholders' wealth. ने exact to exact line पढ़ी थी हमारी PPT में. Okay. The next question. The agency problem refers to the fact that the shareholders cannot legally be the directors of the organization. Is it true or false? So it is false. The directors can be the shareholders of the company, but it is not always the case, or it is neither illegal. Okay. 144. Which of the following would render a non-executive director of a company less suitable for the post? The person who worked for the company 6 years ago, the person who served as a non-executive director for the last 6 years, the person has no previous contact with the executive directors, the person who owns a number of shares in the company. So less compatible is D. Okay. बाकी सारे हमारे criteria meet हो रहे हैं except for D. Question number 145. The audit committee should consist of independent non-executive directors only, include at least one senior member of the internal audit team, include one member from the external audit firm, carry out a detailed review of the critical elements of the balance sheet. हम ये है ये हमारा क्रिटिकल बैलेंस ऑफ द सिर्फ सिर्फ बैलेंस शीट के एलिमेंट्स नहीं होते ऑफ द होल फर्म होते हैं ठीक है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स भी होते हैं रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं ठीक है एंड एक्सटर्नल ऑडिट फर्म से हमारे पास कोई मेंबर नहीं होता एंड इट इज नॉट द केस ईदर. Now, 146, the most obvious means of achieving public oversight, corporate governance is via the company establishing a comprehensive website, publication of its annual reports and accounts, press announcement of all the significant developments, and shareholder access to the annual general meeting. So it is B. The answer is B. Okay. Next question. Within the UK, what is the usual purpose of Code of Practice on Corporate Governance? To establish legally binding requirements to which all companies must adhere, to set up detailed rules to regulate the ways in which companies must operate, to provide guidance on the standards of best practice that companies should adopt, to provide a comprehensive framework for management and administration. So it is the answer is C. Next question. Which of the following types of committees is temporary in nature and is formed for a particular task? Ad hoc, standing, executive, or subcommittee? So it is ad hoc committee. Okay. Question number 149. Which of the following would normally be included in the role of a committee chairperson? Making administrative arrangements, dealing with the correspondence, issuing agenda, ensuring correct procedures are followed. So it is D. Okay, let's start the roles of a secretary. The duties of the committee secretary includes which of the following? Making notes, issuing documents, fixing date, time, location, deciding who to speak. No. Fixing date and time, making notes, issuing documents, preparing meetings.
मे बी यहाँ तक सब कुछ हमने पढ़ा, यहाँ तक सब कुछ सही है। मेकिंग नोट्स, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग मिनट्स, मेंटेनिंग ऑर्डर्स, नो। इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, फिक्सिंग डेट एंड टाइम, ascertaining the consensus view, and preparing minutes, definitely not. So answer is B. Question number 151. As the requirements of the UK Corporate Governance Code, the Remuneration Committee of a large company determines the rate of pay grades for all the company staff. Which of the following is true? One, two, both, neither. So it is neither. Okay. The Remuneration Committee does not do it for all the staffs of the company, but for the executive people of the company. Okay. Question number 152. Committees typically make decisions more quickly than individuals as they have a larger pool of skills and knowledge. Is it true or false? It is false. Companies tend to slow decision making process. Committees fail to recommend decisive actions when needed due to the need for compromise between the members. Is it true or false? So it is true. Okay. Many people need to be discussed before making a decision in a committee. So with this, we come to the end of this chapter. These were the exam kit questions of the chapter from 137 to 150. So with this, we come to the end of the chapter. If you have any doubts or if you have any queries, please do not hesitate to leave a comment in the comment section. And if you need the copy of this PPT or the copy of the exam study text or this exam Kaplan exam kit, please leave a comment in the comment section below, and I will follow up with you guys. Thank you so much for watching my videos. Do like, share, and subscribe to the channel.